नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नमन प्लस जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 6 सितंबर और 6 सितंबर को आपका थर्ड शिफ्ट का जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था वो आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस थर्ड शिफ्ट में आपके जीके जीएस प्लस इंग्लिश के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए या आगामी शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कि कल 7 तारीख है, आपका कोई भी एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का नहीं है। और 8 तारीख को, ठीक है, 8 तारीख को जिन लोगों का एग्ज़ाम दिल्ली में है वो कृपया कर जो आपका सेंटर दिया गया है सेंटर पे पहले पहुंच जाइएगा, क्योंकि आपका 8 से 10 तारीख के बीच दिल्ली में दोस्तों आपका दिल्ली बंद किया हुआ है, क्योंकि आपका G20 का मीटिंग होना है। ठीक है, तो जिन लोगों का भी आपका एग्ज़ाम 8 तारीख को है तो आप पहले पहुँचने का प्रयास कीजिएगा। हालाँकि मेट्रो आपका चल रहा है, जो निजी गाड़ियाँ हैं टेम्पू टोटो बस वगैरह वो बंद है। ठीक है, चलिए, तो आज का जो पहला जो प्रश्न आपका जो पूछा गया है वो पूछा गया है फ्रेंड्स कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में बात करेंगे तो हमने आपको पहले भी कहा था कि ये प्रश्न आपकी 100% कन्फर्म है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका बांसुरी वाद्य यंत्र हो जाएगा। इसके अलावा बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण कलाकार को देखें तो हरिप्रसाद चौरसिया के अलावा एक प्रकाश सक्सेना जी हैं, देवेंद्र मुक्तेश्वर हैं, विजय राघव राय हैं, रघुनाथ सेठ हैं, पन्नालाल घोष हैं, प्रकाश वडेरा है, राजेंद्र प्रसन्ना है। ये सभी आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। हालांकि आपका बार बार जो पूछा जाता है आपका हरिप्रसाद चौरसिया जी के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम आज मिला दें तो टोटल 12 शिफ्टों में एग्जाम है, कंडक्ट आपका हो चुका है। तो अगर आप 12 शिफ्टों का कंबाइंड पीडीएफ लेना चाहते हैं जो कि कल सुबह तक आपको उपलब्ध होगा, ठीक है, तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एसएससी 2023 में जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीएचएसएल 22 या 23 का हो, ठीक है, सभी का कंबाइंड पीडीएफ आपको भी मिल जाएगा मात्र 59 रुपये के न्यूनतम शुल्क पे। लेने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में से किसी नंबर पे संपर्क कीजिएगा। संपर्क करने का मतलब होता है आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ना कि कॉल। ठीक है, सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे, जैसा हम आपको वीडियो में बताते हैं उससे ज़्यादा ही आपके पीडीएफ में रहता है। ठीक है, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को लेना है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल आपका पिकअप नहीं किया जाएगा क्योंकि कॉल का सिम ही एक्सेस नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि संविधान का जो अनुच्छेद 19 का डी है आपका किससे संबंधित है। हालांकि जो ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका ऑप्शन में 19 दे दिया गया होगा, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन में ही शामिल कर दिए हैं। उससे आपको कोई लेन देन नहीं, आपको सिर्फ नॉलेज से संबंधित है, आपको क्या आंसर होगा उससे जानकारी लेना है। ठीक है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 19 दी है वो आपका भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भी निवास में किसी भी भाग में निवास करने बस जाने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अगर आप मान लीजिए बिहार के हैं तो बिहार के हैं तो आप जाके उत्तर प्रदेश में भी रह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं तो आप जाके दिल्ली में भी निवास कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है जो कि संविधान का अनुच्छेद 19D आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है। इसके अलावा जो संविधान अनुच्छेद 19 है उसमें आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो कि दिया गया है, जो कि 19A 19B 19C 19D E F करके है। ठीक है, तो उसमें से जो आपका पहला जो आपका है 19 का ए वो आपका कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके अलावा जो 19 का जो बी है वो कहता है शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अलावा 19 का जो सी है वो आपका क्या कहता है, तो संगम या संघ बनाने का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 का जो डी है वो आपका भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवाद संचरण की स्वतंत्रता यानी कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 19 का जो डी है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है। इसके अलावा व्यवसाय करने का अधिकार है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपका यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया होगा, लेकिन जो अनुच्छेद आपका डी है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है, तो आपका घूमने निवास करने से ही संबंधित है। ठीक है, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, एक बार आप लोग फिर से उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। आपका पहले ही बता दें कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा की बात करेंगे तो दोस्तों आपका संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका संतूर हो जाएगा। ठीक है, शिव कुमार शर्मा एक भारतीय संतूर वादक हैं। संतूर कश्मीर और जम्मू का एक लोक वाद्य यंत्र है। उन्हें संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय यंत्र बजाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया छऊ नृत्य के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, शायद आपका दिया गया था 4
स्टेट के नाम दिए गए थे और छऊ के जो 3 प्रकार हैं उसका नाम दिया गया था और इनमें से पूछा गया था कि कौन आपका गलत है। तो छऊ नृत्य के बारे में आपको बता दें कि छऊ जो नृत्य है वो आपका एक लोक नृत्य है, ठीक है। लोक नृत्य के साथ साथ जो आपका भारत का संस्कृति मंत्रालय है, कौन है, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अनुसार जो छऊ जो नृत्य है उसको शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा प्राप्त हो चुका है। लेकिन संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा अभी तक 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि आपके एग्जाम में उसी से आते हैं प्रश्न, ठीक है। तो छऊ लोक नृत्य की बात करेंगे तो आपका एक तो पश्चिम बंगाल में, दूसरा आपका उड़ीसा में, तीसरा आपका झारखंड में मनाया जाता है। पहले ही आपको कहा था कि ये 3 प्रकार के हैं। तो देखिए जो सराय केला छऊ है वो फ्रेंड्स आपका झारखंड में मनाया जाता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन के अनुसार करेक्ट कर लीजिएगा। एक जो मयूरभंज छऊ है, मयूरभंज से आप अनुमान लगा सकते थे कि जो मयूर है, मयूरभंज जो क्षेत्र है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है, तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। पुरुलिया छऊ की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, पुरुलिया नामक जगह भी है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ऑर्डर था सही, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था। अस्थाई बंदोबस्त की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, या जब शुरू हुआ था उस समय जो गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे डेट या ईयर पूछ दिया जाए तो 22 मार्च और 1793, ठीक है। इसके अलावा इसे स्थायी बंदोबस्त के अलावा आपका इस्तमरारी बंदोबस्त, इसके अलावा ज़मींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस कानून को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। आखिरकार क्यों कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें ज़मींदारों को एक हक दिया गया था कि वो किसान लोग से जो आपका कर होता है वो वसूल कर आपका कोई एक डेट, पार्टिकुलर डेट दे दिया गया जाता था। मान लीजिए 7 तारीख का डेट दे दिया गया है तो 7 सितंबर से पहले, सूरज डूबने से पहले वो जो आपका कर था जमींदार लोग को आपको पहुंचा देना था, ठीक है। इसलिए इसे आपका सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। इसे सबसे पहले बंगाल और बिहार में लागू किया गया था, बाद में मद्रास वाराणसी में भी पेश किया गया था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनको नामित कौन करता है। तो राज्यसभा के सदस्य को नामित करता है तो आपको मालूम होगा जो राज्यसभा है जो कि भारत का उच्च सदन है उनमें से 12 जो सदस्य होते हैं, ठीक है, 12 सदस्य आपका नामित किए जाते हैं, ठीक है। 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। तो नामित किसके द्वारा किए जाते हैं? आपका वही आपका प्रश्न क्वेश्चन बना था। तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा है जो कि नामित किए जाते हैं। सभी सदस्य 6 साल के कार्यकाल के लिए मनोनीत होते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है, यह आपका अस्थायी सदन है। तो इसमें जो सदस्य होते हैं वो आपका प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य है जो कि आपका सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा आपका ऊपरी सदन है, लोकसभा आपका निम्न सदन है, संसद का 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा प्लस राष्ट्रपति जब मिलते हैं तब आपका संसद का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा में जो आधिकारिक सदस्य हैं यानी कि आपका अधिकतम जो सदस्य हैं राज्यसभा में कितना हो सकता है तो आपका 250 हो सकता है। लेकिन वर्तमान में आपके ये जो सदस्य हैं 238 आपका सदस्य हैं, साथ में आपका 12 जो सदस्य हैं आपका राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो आपका राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं आपके कौन हैं? तो जयदीप धनखड़, ठीक है। जयदीप धनखड़ आपके भारत के उपराष्ट्रपति है, ये आपके 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। साथ में भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका कौन है? तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू आपका ही 14वें क्रम का, ठीक है। इसके अलावा आप एक अभी हाल फिलहाल में जो आपका चर्चा का विषय बना हुआ है वो आपका G20 के मीटिंग का इनविटेशन कार्ड है जिस पर लिखा गया है आपका भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह आपका प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इस पर आपका क्या विचार है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि 1906 में स्वराज शब्द का जो प्रयोग है आपका किस अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। तो 1906 में जो आपका अधिवेशन हुआ था वो आपका कोलकाता अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कोलकाता अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 3 कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। एक आपका 1906 में, एक आपका 1893 में, एक आपका 1886 में, ठीक है। 1886 का जो कांग्रेस अधिवेशन था आपका सेकेंड अधिवेशन था। 1885 में पहला होता है, कांग्रेस का स्थापना भी उसी समय होता है, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन इसका राइट आंसर था। और स्वराज शब्द का जो अर्थ होता है मतलब स्वशासन होता है, ठीक है। इसके अलावा
दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग के लिए कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया था। यह पहली बार था जब स्वशासन की मांग कांग्रेस के द्वारा किया गया था। इससे पहले भी दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग होम रूल लीग के साथ किया था। दादा भाई नौरोजी ने उन्होंने कहा था कि उन्होंने दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से ही स्वराज शब्द है जो कि ग्रहण किया है। जैसा कि मालूम होगा, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है आपका दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रिखम पारा जो नृत्य है वह आपका किस राज्य का लोक नृत्य है। क्या नाम दिया गया है, रिखम पारा। तो रिखम पारा की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का आपका ये लोक नृत्य है। रिखम पारा जो है अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में, कहाँ पर, कौन सा जिला, तो सुबनसिरी। जनजाति कौन सा, तो नीसे जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो आज आपका पूछा गया है कहाँ किस राज्य में, कल होकर पूछा जाएगा किस जनजाति के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा भारत राज्य और कुछ लोक नृत्य को देखें तो जैसा हिमाचल प्रदेश में आपका झोड़ा, झाली, छाड़ी, धमान, छपेली, महासूम, नाटी, डांगी, ये सभी नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोड़ा, ठीक है, इसके अलावा चैपल, इसके अलावा जैता। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ज्वारा, मटकी, आरा, खरानाच, फूलपत्ती, गिरदा नृत्य, सैला लाड़की, सैला भदौनी, मंच, ये सब आपका मध्य प्रदेश में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो बुइया, चलो, वांचो, पासी, कोंगकी, पोनुंग, पोपिट, बाडो, छम, ये सभी आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। मिजोरम की बात करेंगे तो चिराव नृत्य, खुल्लम, चैलम, सावलाकिन, चाव, गलाइजन, जंगटालम, परलाम, सरला, मकाई, सोलकिया, तंगलंगम, ठीक है, ये सभी नृत्य आपको लग रहा होगा कि कभी नहीं सुना गया है। तो ये सभी नृत्य अब आपसे पूछा जाएगा। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बिहू कहाँ का नृत्य है, या इसके अलावा आपका नाटी कहाँ का नृत्य है, भांगड़ा कहाँ का है, कालबलिया कहाँ का है। अब आपसे वही पूछा जाएगा जो आप कभी सुने नहीं होंगे। ठीक है, नागालैंड की बात करेंगे तो रंगमा, बेम्बू डांस, जेलियांग, इसके अलावा गैंथी गिलम, टेमा, गनिटिन, तालुली, इसके अलावा त्रिपुरा की बात करेंगे तो हुसगिरी, इसके अलावा सिक्किम की बात करेंगे तो चूफाट नृत्य, सिकमारी, सिंगवी नाच, सोनोया लायन, याक डांच, डेंजोंग नेहा, तासी यांगुक, खुखरी नाच, चुटकी नाच, मारूनी नृत्य, ये सभी आपके सिक्किम में किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो फ्रेंड्स आपसे पूछा गया था कि कथक से संबंधित कलाकार का नाम आपको बताना था। तो कथक से संबंधित कलाकार का नाम आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। बिरजू महाराज का संबंध किससे है, और आपसे थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है कि कथक से संबंधित कलाकार कौन सा है। तो बच्चों ने जो स्टूडेंट क्वेश्चन बताए हैं जिनका नाम आपका है प्रतीक सिंह, ठीक है, उन्होंने बताया है कि आपके ऑप्शन में बिरजू महाराज का जो ऑप्शन था दिया गया था, तो बिरजू महाराज उसका राइट आंसर था। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध आपका कथक से है, लखनऊ विद्याधीन घराना से है। इनको 1986 में पद्म पुरस्कार दिया गया है। कला आश्रम की स्थापना आपके बिरजू महाराज ने ही किया था। ठीक है, ये सब फैक्ट्स हमने सेकंड शिफ्ट के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो बिरजू महाराज के अलावा दमयंती जोशी, सितारा देवी, पंडित लक्ष्मण महाराज, पंडित कार्तिकेय रामा, पंडित हुर्तु महाराज, पंडित कल्याण दास महंत, पंडित बर्मान लक, ये सभी संबंधित आपके कलाकार नर्तक हैं। इसके अलावा कथक नृत्य उत्तर भारत का कृष्ण प्रमुख नटवाड़ी नृत्य है। एक बार क्या 4 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन आपका है कि नटवाड़ी जो शैली है आपका किस शास्त्रीय नृत्य का शैली है, तो उसका राइट आंसर आपका कथक था। इस शास्त्रीय नृत्य के 2 अंग होते हैं, तांडव और लास्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप हॉकी 2023 का 10वां संस्करण जो कि किसने जीता है। ठीक है, पहली बात तो 2023 का जो आपका ये खेल था आपका 10वां संस्करण था, जीता आपका भारत है, उपविजेता आपका पाकिस्तान रहा था। आयोजन की बात करेंगे तो ओमान के सलाला में सलाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन है जो कि हुआ था। ठीक है, तो ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि पिंजरा जो उपन्यास है आपका किसने लिखा है, तो ऑप्शन में आपका अमृता प्रीतम दिया गया था जो कि इन्हीं के द्वारा पिंजरा उपन्यास लिखा गया है। नेक्स्ट पूछा गया दक्कन जो क्षेत्र है किसे कहते हैं, तो दक्कन मध्य भारत में एक प्रायद्वीपीय द्वीप स्थित है जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों के अंतर्देशीय खंड शामिल होते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत शायद आपके ऑप्शन में था जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका है कि राजस्व व्यय के उदाहरण क्या थे, तो एक ऑप्शन में सरकारी कर्मचारियों का वेतन आपको दिया गया था जो कि आपका 100% राइट आंसर है। ठीक है, जो कर्मचारियों का जो वेतन है वो आपका राजस्व व्यय का ही उदाहरण है। इसके अलावा अतीत से ऋण पर ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन आदि भी आपका राजस्व व्यय का ही उदाहरण है। जो ना तो परिसंपत्तियों में वृद्धि करते हैं न ही देनदारियों में कमी करते हैं, वो सभी आपके उदाहरण
राजस्व व्यय के ही होते हैं। ठीक है। इसके अलावा बिक्री से प्राप्त लाभ का उपयोग उनके भुगतान करने के लिए किया जाता है। समान परिभाषा के अनुसार राजस्व व्यय कोई ऐसा व्यय होता है जिसका देनदारियों या परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेतन, मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज का भुगतान इस श्रेणी में राजस्व व्यय के उदाहरण में आता है। इसके अलावा ध्यान दें कि सरकार द्वारा अपनी परिचालन आवश्यकताओं के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपका इंग्लिश से कंपोनेंट का स्पेलिंग एरर पूछा गया था, तो COMPETENT ये आपका राइट आंसर है। इसके अलावा वी लाइक चॉक एंड चेस का इडियम पूछा गया था, तो टू बी अनेबल टू जज और अप्रिशिएट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये आपका इसका इडियम का सही मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिलीजियस की स्टडी इन वर्ड पूछा गया था, यानी कि स्टडी इन रिलीजियस को क्या कहा जाता है, तो थियोलॉजी इसका आपका राइट आंसर था। इसके अलावा पीरियोडिक का आपका एंटोनिम पूछा गया था, तो एंटोनिम्स ऑफ पीरियोडिक की बात करेंगे तो कॉन्स्टेंट्स, इनफ्रीक्वेंट, अनयूजुअल, कंसिस्टेंस, इरेगुलर, लास्टिंग, परमानेंट, स्पोरेडिक, डिस्टिंग्विश्ड, ये सभी दोस्तों आपका स्पोरेडिक तक ये आपका क्या है, तो आपका पीरियोडिक का एंटोनिम्स है। इसके अलावा एक गलत वर्ड और पूछा गया था डिस्टिंग्विश्ड का। ठीक है, तो DISTINGUISHED ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके आज के थर्ड में पूछे गए थे, जो कि आपके 100% रियल आंसर है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर आज के सभी शिफ्टों का मिल जाएगा, लेकिन सभी शिफ्टों का कहें तो यानी कि टोटल 12 शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ विथ प्रिंटेबल फॉर्म में, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कल सुबह तक आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। साथ में SSC 2023 के सभी शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं तो मात्र 59 रुपये में आप इसे अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।